सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो आप देख रहे हैं आपके अपना चैनल और पावर स्टडीज में, जिसका स्पॉन्सर्ड बाय मी, पावर्ड बाय मी एंड बहुत कुछ। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट लास्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर का पार्ट 2 जो है हमारा ग्रेविटेशन, न्यूटन की प्रेम कथा भाग दूसरा, ठीक है, 2.2 चैप्टर। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग पहले जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं, एफ जी इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे भैया अच्छे से थोड़ा लिख दो, उतनी क्या हड़बड़ी है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर बड़ा लिखो छोटा लिखो सब चलता है, ये सब चैप्टर कुछ नहीं है, ये सब चैप्टर क्या है, कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले, इसके बाद जो है, और कैपिटल जी का वैल्यू मैंने लास्ट जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने शायद गलत बता दिया था, 1.67 बताया था उसमें। इसका वैल्यू जो होता है हमारा 6.67 होता है इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट ठीक था, वैल्यू थोड़ा वो क्या था ना, मेरा दिमाग में केमिस्ट्री चल रहा था, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 उस टाइम पढ़ के बैठ पाया था मैं। तो वो जो चैप्टर था उसमें तो आप लोगों को पता है, एक तो होता है 1 यूनिफाइड मास। तो ये 1 यू कितना होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs। आपको चैप्टर 4 में मिलेगा, अगर किसी ने पढ़ा तो उसको पता है, अगर किसी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, काम देगा। जितना भी एनसीईआरटी में सब पढ़ डालिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन जिंदगी नहीं चलने वाला। वो काम चलाओ चीज होता है, रेफरेंस पढ़ा कीजिए, रेफरेंस के बिना जो होता है ना, रेफरेंस पढ़ने से आपका आइडिया, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका आइडिया तो बहुत वास्ट, आपका थिंकिंग पावर बढ़ाता है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आती तो रेफरेंस बुक में खुद प्रेफर करता हूँ। मैं भी खुद उसी से पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी एनसीईआरटी उतनी सी समझ नहीं आती। एनसीईआरटी पढ़ने से होता है कि उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा जोरदार होता है। अगर आप उसको थिंकिंग पावर भी आपका बढ़ा देता है, वो बहुत अच्छी चीज है वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, आज के बच्चे, हम भी आपके क्लासमेट ही हैं, तो हमको तो पता चल ही गया होगा कि आप जान ही सकते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का भावना समझ ही सकता है अच्छे से। तो बकवास नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो ये बहुत बकवास हो गया। तो अगर जैसे कि हम बताए थे कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास m2, एक का मास m1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इस दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। ये चैप्टर का जो है ना, जो हमारा मूवी चल रहा है उसका, ये राजा रानी, शेर सिपाही, हीरो हीरोइन सब इसी में है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये पूरा चैप्टर यूं बनेगा, एकदम मक्खन मलाई की तरह बन जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में यही फॉर्मूला क्लियर कट नहीं है, तब से घंटा कुछ हो सकता है। तो कृपया कर, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे पूरे अच्छे तरह से और अच्छे तरीके से देखिए, 2x स्पीड में देखिए, जैसे भी देखिए, लेकिन देखिए जरूर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग चलते हैं, अब अर्थ के बीच में हम लोग को पता करना है। तो हम पिछला वाला में एग्जाम्पल में दिए थे ये, तो हम लोग अर्थ के कंसेप्ट में इसको लेके चलते हैं। कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा इसमें हमारा मटेरियल चेंज है इसमें। तो इसका जो हमारा एक तो है अर्थ है, ये हमारी धरती माता, इसका मान जो आपका कैपिटल एम से कहीं डिनोट मिलेगा तो कहीं ME से मिलेगा, ठीक है। इसको हम बाहर लिख डालते हैं, क्योंकि अंदर में एक और सब्सटेंस लिखना है हम लोग को। हमारा जो मेन जो इस ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का, हम लोग हर चीज, ये तो कांस्टेंट है, तो हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। आपका चेंज क्या होगा यहाँ पे, ये चेंज होगा, R M1 M2 सॉरी। तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या R कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। तो अर्थ का सेंटर से यहाँ पे ये हो गया हमारा डिस्टेंस R। अर्थ का मास कितना लिखते हैं हम लोग, M या ME लिखते हैं। बहुत जगह आपको M मिलेगा, कैपिटल M, और बहुत जगह कैपिटल ME, और बहुत जगह M1 में ही डिनोट करके निकाल लेता है। तो ये सब करने में कुछ गलत नहीं है, बस जैसी जिसकी सोच, नजरिए की बात है। सब तारक मेहता, सब नजरिए की बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा, मान लीजिए ठीक है, XX बंदा खड़ा है, XY बंदा खड़ा है यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो XY बंदा है, यहाँ पे जो भी बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे हो और एक बंदा मान लीजिए यहाँ पे हो,
आप अगर अर्थ रोटेट कर रहा, रिवॉल्व कर रहा लगातार, तो क्या आप गिर जाते हैं? अर्थ से आप लोग गिर जाते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हर कुछ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। आप भी जो है, आप भी अट्रैक्शन कर रहे हैं, मेरे साथ भी कर रहे हैं। आप इतना दूर है, आप वहां पे, आप कहाँ से है आपको भी क्या पता। तो आप कहीं से भी हो, लेकिन आपका मेरे बीच में कुछ अट्रैक्शन है, 0.0000 कुछ है, लेकिन है जरूर। ये जो पेन है, इसका मेरे बीच में भी कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन कितना है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसका मास कम है, प्लस जो कैपिटल जी का वैल्यू है बहुत कम होता है। ठीक है, इस कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं M1। यहाँ पे बस आपको लेट, जैसे आप कोई भी नंबर को लेट द नंबर भी ABCDEF, बस वैसे हम मान रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंस्टेंट जब तक नहीं आता है, तब तक आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको मन नहीं है M1, आप डालिए A, आप डालिए B, सब चलेगा। इसका नाम दे दीजिए M2। लेकिन जो एक होता है स्टैंडर्ड जिसको टीचर देख के सोचता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है, वो होता है M1 M2 देखा है। ठीक है, टीचर का जनरल थॉट यही होता है। अब जैसा हमको लगता है, अब आपको कैसा लगता है वो आप जाने, अब नजरिए की बात है। तो यहाँ पे अब जो है कि इसके ऑब्जेक्ट और इसके बीच में का जो डिस्टेंस है वो R हो गया, इसका मास M1, इसका मास M। तो अब हम यहाँ से अगर हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग तो इसमें हम लोग क्या चाहिए पहले? मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ होता है हमारा 6 × 10⁻24 kgs। आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास M1 को मान लीजिए, आप कितना मान सकते हैं? आप 1 kg मान लीजिए, सिंपल में निकल जाएगा। और रेडियस जो होता है अर्थ का वो हो जाता है हमारा 6.4 × 10⁻6 मीटर। ऐसा यूनिट में लिखना है सर। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखिए, लेकिन ऐसा यूनिट में लिखिएगा नहीं तो आंसर आपका अलग आ जाएगा। क्योंकि आपका जो भी आंसर दिया रहता है वो ऐसा यूनिट के कंसेप्ट में दिया रहता है। और मैंने ऐसा यूनिट का भी एक फिजिकल क्वांटिटीज थंबनेल में होगा, वैसा ही होगा, ऐसा ही था ना। और मेरा जो पुराना नाम था उस समय, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 6.4 × 10⁻24 मीटर, 10⁻6 मीटर सॉरी। ठीक है, तो ये सबको वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं। M1 का इतना मान लिया, M2 का मान लेते हैं 2 kg। ठीक है, M2 जो हमारा 2 kg है। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है ना, वो कुछ और डिस्टेंस जान लीजिए। अब कोई भी है तो इसका 2 kg, इसका 1 kg, लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो हम लोग बस एक ही ऑब्जेक्ट का लेकर बना देते हैं। तो दोनों का देखते हैं कि कितना कितना फोर्सेस में लगता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पुट करेंगे 6.4 सॉरी 6.6 × 10⁻। इधर गया मेरा रबड़वा नहीं कपड़वा। आजा रे आजा। तो हम लोग जी का वैल्यू पुट करते हैं 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 × 1 by 6.4 × 10⁻6 R² होल का स्क्वायर। नो डाउट। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने का पहले आप इसका स्क्वायर में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप जब इसका स्क्वायर में तोड़िएगा तो आपका आएगा 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24। 1 का कोई वैल्यू है नहीं, है कि नहीं है। ठीक है, तो अब बाई इसका जब आप करिएगा तो इसका आया 6.4 × 10⁻6 × 6.4 × 10⁻6। ठीक है, 10⁻6। आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप खुद मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर कमेंट कीजिए। अभी वीडियो पास कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आप तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 9.8। बिना यूनिट का अगर आपने वैल्यू लिखा है तो आपका आंसर गलत है, वैल्यू जरूर डालें। न्यूटन बकलोल नहीं, महान थे जो हम लोग का जिंदगी बर्बाद करके गए। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर। अगर आपका ये आंसर आया तो आप अच्छा, आप अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, आपका जो है आपको कॉन्सेप्ट धीरे समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं, आपका आंसर गलत है या कुछ और पॉइंट में कुछ और या यूनिट नहीं डाले तो आप यूनिट नहीं डाले तो चलेगा, लेकिन यूनिट डाला कीजिए। यूनिट जो है फिजिक्स में बहुत बड़ा वैल्यू रखता है यूनिट।
अगर आप न्यूटन की जगह मीटर लिख दिया तो वो अलग ही चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे, अब जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट था जिसका हम लोग मास 2 kg लिए थे ना, तो यहाँ एफ जी वो सेकंड ऑब्जेक्ट ना, यहाँ पे लिखते हैं FG2 लिख देते हैं, तो FG1 FG2, क्योंकि उसको हम लोग जैसा ऐसा मानते हैं वैसा ऐसा लिख देते हैं। तो इसको भी अगर हम देखेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 बाई 6.4 इंटू 10⁻26 का होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ये चीज देखिए आपको कॉमन है, यहाँ पे भी यही चीज आपको कॉमन है। ये जो था इंटू 1 था ना, इंटू 1 अगर हम साइड में लिख भी दे रहे तो कोई वैल्यू है नहीं उसका, इंटू मल्टीप्लाई में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो ये जो आपको जो ये सेम दिख रहा ना, सेम चीज है, तो इस सेम चीज को एक टर्म माना जाता है, एक टर्म दिया जाता है इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस चीज को। इसलिए मैंने आपको 2 एग्जांपल बोला। अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका जाएगा 9.8, इतना का वैल्यू अगर इंटू 1 था 9.8 आया, इंटू 2 किया तो 9.8 इंटू 2, सिंपल लॉजिक, नो ज्यादा दिमाग खराब। तो हो जाएगा आपका कितना 17.17 होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किसका क्या जाता है, इंटू 2 8 10 16 1 19.6 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म आया ना, ये पूरा वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको अब एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं बोल सकते, या कोई और चीज क्यों नहीं बोल सकते, एक्सेलरेशन ही क्यों बोलते हैं? तो यहाँ आप देखिए, ये चीज तो समझ में आ गया। तो अब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, तो एक बार लिख डालिए उसको। तो अगर आप YouTube से किसी और के चैनल से ही पढ़ रहे हो, मेरा चैनल नहीं हो, लेकिन एक कॉपी के साथ बैठा कीजिए। आपको खाली वीडियो देखना नहीं, तो समझना है, उसको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि पढ़ाई जो है ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपके अंदर नहीं आप डालते ना, फील जब तक नहीं होता, तब तक वो पढ़ाई नहीं, बेकार है सब। तब एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं वो समझते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ याद कीजिए, फिर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू था चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वहां से हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता। अब फोर्स है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई फोर्स, वो फोर्स के लिए है, वो हर एक फोर्स के लिए होता है, वो ma। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों F तो सेम ही हो गया। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ पे G इंटू m1, मास ऑफ अर्थ रखते हैं। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट होता है, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। आपके सरफेस में तो मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होगा, तो G इंटू m इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1, या सिंपल स्क्वायर मान लेते हैं, बाई r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, m में मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स लगा है मतलब कुछ एक्सेलरेशन तो होना निश्चित है। अगर आप उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है और एक्सेलरेशन आया है, तो उसमें जरूर से कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ एक्सेलरेशन आया होगा फोर्स लगने के बाद। तो यहाँ पे जो है सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, तो यहाँ पे आपका देखिए ये m ये m, सेम ऑब्जेक्ट का मास कैंसल, तो ये जो आपका Gm बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आया आपका। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको ए के जगह हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ये था आपका फ्री फॉल, बिना टॉपिक का आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया फ्री फॉल। यही है फ्री फॉल में आपको जी का वैल्यू बताया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो फ्री फॉल में होता क्या है वो देख लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है फ्री फॉल का। यहाँ पे फ्री फॉल, गरीबी फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल जो है बहुत बड़ा चीज है। अगर आप इस मार्कर को आप छोड़ रहे हो ऊपर से, ठीक है, इस मार्कर को आप छोड़े, तो ये फ्रीली फॉल किया कि नहीं किया, हाँ किया।
ये जो आपका फ्री फॉल किया ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो फ्री फॉल हो रहा है। अब कुछ अट्रैक्शन के कारण ना उसका वेलोसिटी आप सिंपल से छोड़ दें, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, जब ये नीचे गया तो इसका वेलोसिटी कुछ बड़ा था ना, नीचे आया तो उसका रेट ऑफ उसका चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब क्या एक्सेलरेशन हुआ। फ्री फॉल में जो है आपका ये जी बताया जाता है, ये जो जी है ना, ये वैल्यू बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अभी तक दो फॉर्मूला मिला, दो फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। एक तो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग दो फॉर्मूला मिल गया है। अब हम लोग का और भी फॉर्मूला थोड़ा सा, तो अभी जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। तो फ्री फॉल जो होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप सिंपल अर्थ की तरफ आप कोई ऑब्जेक्ट फेंक दीजिए, ठीक है, तो वहां पे फ्री फॉल होता है। ठीक है, और उसमें जो है हमारा एक्सेलरेशन के कारण जो होता है हमारा, वहां पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है 0, वेट 0 होता है। वेट क्या होता है वो जब पता चलेगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हल्का सा आइडिया देते हैं, क्योंकि बिना आइडिया अब बिना फॉर्मूला के अगर आप कंसेप्ट पढ़िएगा ना तो घंटा आपको कंसेप्ट समझ में आने वाला है। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, मतलब सॉरी, पहले फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर वापस फॉर्मूला देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो चीज क्या है। आप एकदम क्लियर कट दिमाग में घुस जाएगा, लगेगा कि आप बहुत कुछ जान गए, आपको बिना पढ़े इतना कुछ ज्ञान कैसे हो गया। और वो जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, उसका एक एक टर्म का मतलब उसी टाइम समझ लीजिएगा। उस टर्म के उस मतलब के बिना अगर आप उसको देख रहे हैं, मतलब उस टर्म के मतलब के बिना आपको अगर समझ में नहीं, घंटा आने वाला है कुछ। ठीक है, तो अब फ्री फॉल बस इतना ही था, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका इक्वेशंस देखते हैं। इसमें जो होता है हमारा इक्वेशंस आता है, इसको पहले इरेज कर लिया जाए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, उसी का फॉर्मूला से बस बना, सब वही है, सब एकदम ए टू जेड डिट्टो कॉपी है। 2 कॉपी छाप डाली उसको। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो फर्स्ट चैप्टर का आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो था इक्वेशंस है हमारा, अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, हमारा इक्वेशंस। अरे मिर्जा भाई, ये जो है हमारा इक्वेशंस, इक्वेशन जो है हमारा, इक्वेशंस क्या है हमारा, पहला इक्वेशन है क्या था हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था। v वही रहेगा, u वही रहेगा, बस a जो है हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे v, इसको रेड से लिखते हैं, जरूरी चीज है इसको दिमाग में रखने का। ठीक है, यहाँ पे इसका इक्वेशंस लगता है ना, तो उसका भी कुछ प्रोसीजर होता है वहां पे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल करवा रहे हैं तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वहां पे फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ से निकलेगा, डिस्टेंस क्या होता है, जी कितना लेना है, सबका एक जनरल जो होता है वो सब मिलेगा, आपको बता देंगे। और जो हमारा सेकंड जो इक्वेशन क्या था, हमारा सेकंड इक्वेशन था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आप इसको कुछ हाइट से छोड़ रहे हो, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, इसका मार्कर कितना हाइट के ऊपर, तो इसका बन जाता है यहाँ h हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को लिखते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे जो है हमारा थर्ड इक्वेशन जो था हमारा, अब हम लोग को पता चल गया s को हम लोग s बनाते हैं, a को हम लोग g बनाते हैं, थर्ड इक्वेशन जो है v इजी बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत जन को ऐसे याद नहीं होगा, बहुत जन को ऐसे याद होगा कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों सेम है, बस ट्रांसपोज कर दिया उसको इधर से उधर। इसको जब आप लिखे तो क्या लिखा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, यही था इक्वेशंस। अब इसको इक्वेशंस को लगाने का एक तरीका होता है, तो वो सब अभी बताते हैं हम आपको उसके तरीके। तो ये तीनों हो गया हमारे इक्वेशंस। तो अगर इसका पहला जो होता है, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है ड्यूरिंग फ्री फॉल, ठीक है,
ड्यूरिंग फ्री फॉल u विल बी जीरो, नीचे वेलोसिटी उस टाइम जीरो होगा, ठीक है। और जो हमारा g होगा, g पॉजिटिव होगा, और क्या लेंगे हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको कहीं वैल्यू नहीं दिया है इस जगह पे न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये फ्री फॉल का टॉपिक में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट देख भी रहे ना यूट्यूब में, तो एक बार जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा तब तक आपके दिमाग में कुछ घंटा रहने वाला है, वो तुरंत निकल जाने वाला है, ठीक है। तो 9.8 मीटर स्क्वायर पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? तो जब भैया इधर से वो नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो नीचे डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे डायरेक्शन में, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो नीचे अपने तरफ टाना ना, अर्थ अट्रैक्ट भी अपने तरफ करा और वो गिर भी उसी तरफ रहा, दोनों डायरेक्शन से बने पे पॉजिटिव होता है। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आप लोगों को, लेकिन बहुत जन ने नहीं देखा होगा क्योंकि उस टाइम मैं लाइव बोर्ड वाला आदमी था, ऐसा व्हाइट बोर्ड वाला आदमी नहीं था, और व्हाइट बोर्ड में अलग मजा आता है लाइव बोर्ड के अलावा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, ये सेकंड था हमारा जी। अगर फ्री फॉल फर्स्ट ही में आएगा, इस ड्यूरिंग फ्री फॉल में ये होता, और वहाँ पे फाइनल, और यहाँ पे हमारा एच हो जाता है। एच तो हमारा जो हाइट में रखेंगे वही हो जाएगा, ज्यादा कुछ तो है नहीं। और क्या करना है, और भी कुछ है? हाँ क्यों नहीं, होगा ही। तो अगर आपको बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्टिकल, ड्यूरिंग क्या बोले, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन रहेगा, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो आप फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं दोनों में कंडीशन में। जो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या, आप नीचे से ऊपर फेंके, तो अगर आप नीचे से ऊपर फेंके तो देख सकते हैं आप ऊपर मिलेगा कुछ एकदम मिली सेकेंड्स के लिए रुका, ठीक है। तो जो उसका मतलब वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो उसका अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो, मतलब कि आप देख सकते हैं अगर आप उसको ऊपर से छोड़ते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट वाला ही जीरो होगा। आप इसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट ही जीरो, मतलब कि जब भी ऊपर का पॉइंट का डिस्कशन आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो होगा वहां पे जी होगा वो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब लीजिएगा जब आपको कुछ गिवन ना हो। अगर आपको दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो आप उधर क्या लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जी हो गया नेगेटिव में आया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपका जो हो गया यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं आप अपवर्ड, और आप लगा रहे हैं ये जा रहा है ऊपर, डायरेक्शन कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी किधर पुल कर रहा है, डाउनवर्ड में, तो आपका जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो टी हो जाएगा ना, टी जितना टाइम ऊपर लेने में लगाता है उतना टाइम नीचे आने में लगाता है, ठीक है। ये चीज एकदम, तो टी जो होता है सेम होता है, सेम ड्यूरिंग सॉरी सेम, रुकिए इसको ऐसे लिखो ना, टी टेकन to go upward is equals to t taken to go downward, ठीक है। वही चीज होता है, थोड़ा डॉक्टर राइटिंग हो गया, लिखने का मन नहीं कर रहा था, क्या कर सकते हैं। तो टी टेकन दोनों में सेम रहेगा, टी टेकन और एच तो चेंज होगा ही नहीं। एच से आप थोड़ी ना, आप वहां तक गया उसके बाद ही नीचे आएगा, तो आप थोड़ी ना उसको हवा में एकदम 100 मील ऊपर फेंक दीजिएगा। वो भी होता है, वो आपका एस्केप वेलोसिटी, उसमें तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी आपका बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वो आपका अलग चीज हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं हम लोग जी ऑन अर्थ, देख लेते हैं अब थोड़ा सा। हमको लगता था पहले वो बता, लेकिन ये जो चीज है ना, ये अगर आपको समझ में आएगा तो वो तो बच्चा वाला चीज अभी बता भी दी आपको पता भी नहीं चला होगा। तो जी ऑन अर्थ जो होता है, जी ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ का था हमारा, जी एम बाई आर स्क्वायर था।
तो आप मेरा जो पहला एग्जांपल था फर्स्ट वाला, जिसमें हम लोग फोर्स मतलब बॉडी का मास जो 1 kg लिए थे, उसको याद कीजिए। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, वही 9.8 मीटर न्यूटन आ जाएगा। हम वहां न्यूटन, क्योंकि वहां पे हम मीटर से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपका इसका वैल्यू हो जाता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ लगता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल जी, यही था स्मॉल जी, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं है। अगर आपका दूसरा प्लैनेट में स्मॉल जी निकालने थे, आप मास चेंज कर दीजिए, उसका रेडियस चेंज कर दीजिए, आगे आपको उस प्लैनेट का मास सॉरी जी एक्सेलरेशन, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो देखना वो भी आप इससे पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारा फर्स्ट न्यूटन बाबा जी ने जो था काहे पैदा हुआ था, उसको पैदा ही होने में देना चाहिए था। टाइम मशीन बनाएंगे उसको जाके उसको मार के आएंगे, ठीक है। तो बकवास बहुत हो गया, तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वो जी हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होता है। हम लोग को पता है अर्थ जो है पूरा स्फेरिकल नहीं है, अर्थ क्या हमारा ऑब्लेट शेप में, ऑब्लेट, तो कुछ इस टाइप से होता है, वो ज्यादा ही चिपटा हो गया, सो ब्लैक से करते हैं तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा, ठीक है। ऑब्लेट शेप में होता है, इसका शेप का नाम क्या है, ऑब्लेट है, ऑब्लेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते थे इसको, हिंदी में याद नहीं आ रहा, इसको हिंदी में पता है इसका, इसको क्या बोलते हैं ऑब्लेट को, नीचे कमेंट कीजिए, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ पे पोल होता, यहाँ पे और एक यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको सेंटर लेते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ का डिस्टेंस आपको ज्यादा बड़ा है, ये आप R1 ले लेते हैं, इसको R2। तो हम लोग को क्या पता था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है Fg जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यही था। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, घट जाएगा, तो मतलब कि मिनिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी बता रहे हैं, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी है ये। तो यहाँ पे एक और चीज आता है जो है आपका, अगर आप अर्थ से थोड़ा ऊपर जाते हैं कुछ यहाँ हाइट पे, तो आपका जी क्या होगा, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जी घट जाएगा, ठीक है। और सरफेस पे जी है मैक्सिमम रहता है, ये दिमाग में गांठ मान लीजिए, अर्थ के सरफेस पे या कोई प्लैनेट के सरफेस पे जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पता चला कि आर बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, तो जी कम हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो जी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी एफ जी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन 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 किंतु परंतु अगर आप अंदर खुदाई कर लिए, मान लीजिए बहुत खोद लिया, बहुत खुदाई की, और आप अंदर चले गए, तो वहां पे आपका रेडियस तो कम हो गया, हाँ आपका रेडियस कम हुआ कि नहीं, हाँ हो गया, लेकिन फिर भी वहां जी कम होता सरफेस से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे है ना, तो आपका जो ऐसे इसको अलग इमेज में दिखाते हैं आपको, अगर आप अर्थ में यहाँ चलेंगे ना, तो यहाँ से रेडियस से सेंटर है, यहाँ से आपका एक पॉइंट गया, यहाँ से आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप यहाँ पहुंचे ना, तो आपके ऊपर तो ऊपर वाला मास तो काम नहीं कर रहा, आप अंदर चलेगा मतलब आपके आपके ऊपर नीचे वाला मास काम कर रहा है, तो आपके ऊपर जो है अर्थ का जो मास हो जाता है वो कम काम करता है, इसलिए जो है वहां पे आपको आपका वेट आपको वेट जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, आपको सब पता चलेगा। वेट में, वेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। वेट और मास का डिफरेंस और बहुत कुछ है उसमें, तो वो शायद नेक्स्ट वीडियो में होगा, इस वीडियो में तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है एफ पे जी 1/r² हो गया, तो यहाँ पे इफेक्टिव मास कम होने से, क्योंकि एफ जो है यहाँ पे हमारा क्या मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ जी, ठीक है। मतलब क्या, अगर मास घट गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी घट गया, इसलिए जो हमारा होता है कि अंदर जाने के बावजूद घटता है। और आपका एक फॉर्मूला है, आपको अभी काम नहीं आएगा, आपको 11th में मिलेगा, लेकिन फॉर योर नॉलेज
बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ माई चैनल ओवर पावर्ड, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको h मान लेते हैं ना, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, इसका जो पूरा है हाइट यहाँ से यहाँ h हाइट है और इसका अंदर का रेडियस r है, ठीक है। तो वहां पे जो अगर हम लिखते हैं इसको एफ एच बोले जी एक्सलेशन बताते हैं, यहाँ पे एक्सलेशन बोला जाता है। तो जीएच जो होता है उस कंडीशन में अगर आप उसको वहां से आप गिराते हो, तो जीएच जो स्टार्टिंग में होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे जो होता है आपका वो हो जाता है हमारा स्मॉल जी इंटू सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है, स्मॉल जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर स्क्वायर, 2h अपॉन आर होता है, स्क्वायर नहीं होता, सॉरी। ये होता है आपका 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये होता है आपका कुछ डेप्थ हाइट में, और आपका जी डी एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ हो जाता है, वो आपका होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। इसका डेरिवेशन सिंपल है, इसका डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको इस दोनों का डेरिवेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो भी ठीक है, क्योंकि अभी 9th में कोई काम का नहीं है, सब 11th में आपका काम आएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से सीख ले तो 11th ईजी हो जाता है ना। अगर आपको एनटीएससी क्रैक करना है, ये सब एग्जाम्स तो अभी होगा 10th में, किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता दे रहे, ठीक है। तो ये सब में अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो काम बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसको समझना तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, स्पेशल उनके लिए ही बना डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन हो गया। तो अब जो है गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्योंकि जो है ना न्यूटन, जब जैसा कि हम पहला वीडियो में बताए थे कि न्यूटन जो था कि वो पूर्वजों, उसका जो पहले का आदमी था उसके उनका जो एक्सपेरिमेंट देख के वो स्टार्ट किया था अपना खोज, एक तरह से बोल सकते हैं उनका एक्सपेरिमेंट देख के ही स्टार्ट किए थे। बोल सकते हैं बहुत कुछ बोलने का तो बहुत कुछ कोई बोल देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि गैलीलियोस क्या ऑब्जर्व किया था। वो लैविंग टावर पीसा सुना टेढ़ा वाला इमारत, वहां से उन्होंने उसके ऊपर से एक फेदर फेंका और एक हैमर फेंका था। आपके मुताबिक पहले कौन गिरेगा? हम लोग जो जनरल कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि जो भारी है वो जल्दी गिरेगा, लेकिन आपका एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा ना। जी तो आपका इसका ऑब्जेक्ट का मास का डिपेंड नहीं करता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास तो कहीं डिपेंड नहीं है, तो इसके कारण जो होता है कि दोनों जो है सेम टाइम में गिरेगा, ठीक है। आप चाहे तो अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर वो एरोडायनेमिक है, अगर उसका ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तब उसका अगर वैक्यूम में अगर आप थ्रो कीजिए, ठीक है, वैक्यूम में अगर वो थ्रो कीजिए आप उसको, दोनों सेम टाइम में गिरेंगे, दोनों में कोई चेंज होगा। मतलब गिरने का जो टाइम इसलिए जी जो होता है कांस्टेंट रहता है यहाँ पे अर्थ पे। अब हम लोग चलते हैं, गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जी ऑन मून, चांद। तो जो होता है मास ऑफ जो मून है वो अर्थ का 1/6 होता है। मतलब मास ऑफ मून जो, मतलब मास जो है ना मून का, सिंपल होता है मास ऑफ मून, सॉरी ग्रेटर हो गया, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन मास ऑफ अर्थ, ठीक है, स्मॉलर देन मास ऑफ अर्थ होता है। तो इसलिए मास ऑफ मून जो होता है, जी जो ऑन मून होता है, इज स्मॉलर देन जी ऑन अर्थ, जीई, नीचे होता है जीई, ठीक है। अब कितना होता है उसका, अगर आप उसका मास पुट कीजिए, रेडियस पुट कीजिए मून का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको दोनों का मास और रेडियस, वहां से निकालिए, पुट कीजिए, खुद कैलकुलेट कीजिए, तब आपको जो है ना ग्रेविटी कोई भी प्लैनेट का आपको निकालने आ जाएगा खुद से। अब हर कुछ अगर हम ही लोग करते तो सीखिएगा क्या आप। तो यहाँ पे जो, और जब हम लोग कैलकुलेशन करके अगर आप उसको, मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं ना कि जी एम बाई जी कीजिएगा ना, रेशियो निकालिएगा, तो आपको 1/6 आएगा।
तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, अब जी एम बाई जी इजिकल टू 1/6 है, तो अगर आप जीई को उधर भेजिएगा, जी का उधर सेंड कीजिएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी एम इजिकल टू 1/6 इंटू जीई। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ क्लियर। चलो नहीं भी है तो हमको थोड़ी सुना दे रहा, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, अगर बेकार लगा तो लाइक कीजिए, उससे हमको पता कर चल जाएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जियोन अर्थ, जियोन मून। और क्या बचा? मास। सही बोला आप लोगों ने। जो हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेट। तो यहाँ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मास। चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा, चल जा बॉस, चल जा। ठीक है, रुक जाते हैं बीच में, बहुत बदतमीज हो रहे हो तुम। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मास, यहाँ देख लेते हैं वेट। इसको आपको ऐसा तरीका बता दे रहे कि आपका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा और दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो मास क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट बाय इट। अगर हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो मेरे अंदर जितना क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी मतलब मेरे अंदर जो मास मटेरियल सेल्स है, बॉडी है, एटम्स है, वो सबका वेट जो होगा वो होता है मास। तो हम लोग क्या लिखते हैं, द क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी, इट इज क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी। और वेट क्या हो जाता है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टेड ऑन द बॉडी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कि हम यहाँ खड़ा है, हम यहाँ पे ऐसा अगर हम खड़ा है ना, तो मेरा ऊपर जो मेरा जो वेट होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेरा जो मास है और जो मेरा ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स जो मेरा ऊपर एक्ट हो रहा है वो होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्ट होता है उसको हम उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, वेट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो अब जो है वेट जो होता है हमारा, इसका जो हो जाता है दी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, पॉइंट 1 था। अब यहाँ पे ठीक है, इसका यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है हमारा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका केजी, मास केजी, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ये हो जाता है आपका, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाता है ये हमारा, इट इज कांस्टेंट। आप अगर हैं तो आप अगर कहीं भी चल जाएगा, आपका क्या बॉडी का शेप अलग हो जाएगा, बिना एक्सरसाइज या बिना कोई सीख के आपका बॉडी का शेप, तो मतलब आपके अंदर का जो मटेरियल था वो तो सेम रहेगा, आपका मास तो मतलब हर जगह कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे चेंज नहीं होगा। इट इज कांस्टेंट मतलब यहाँ पे अगर आपका, जैसे हम बताए थे कि जी का वैल्यू, इसका फॉर्मूला जो होता है, वेट का फॉर्मूला जो होता है आपका, वेट इज इक्वल टू जाता है मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, जी तो हमारा वही है ना, जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, जी तो वही है, तो वही फॉर्मूला हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, एक तरफ हम ले सकते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं पे कोई भी चीज जगह पे, तो यही होगा अर्थ के जगह, अर्थ के कंसेप्ट में। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो गया हमारा वेट। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट इज कांस्टेंट, मतलब अगर जी चेंज हुआ, जैसा कि हम बोले थे कि अगर इक्वेटर में जो है हमारा जी जो है मिनिमम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ आर मैक्सिमम है, तो हमारा जी मिनिमम मैक्सिमम था इसलिए वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए वेट भी हो जाता है हमारा मिनिमम। ठीक है, इट इज कांस्टेंट, तो मतलब क्या हो जाता है, ये हमारा वेरिएबल हो जाता है, इट इज वेरिएबल।
एबल, इट इज वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ये तो कॉन्स्टेंट मतलब ये इट डज नॉट चेंज, एक ही टॉपिक को एक ही पॉइंट को ज्यादातर घुमा फिरा के लिख देता है। आप इसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं, आपका मन, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। आप इसको जो मेन होता है ये वही होता। अब हम लोग देखते हैं एक मास ऑन अर्थ एंड मून, तो मास तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब मून का जो जी था हम क्या बताते हैं, जीएम इज इक्वल टू 1/6 जीई, मतलब क्या, मतलब क्या, वेट ऑन मून जो होगा mg है इसका फॉर्मूला, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा हमारा, WM वेट ऑन मून हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, और वेट इज इक्वल टू mg होता। तो उसी कंडीशन में बहुत जगह इसका क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के दिया जाता, आपको तीनों चीज याद रखना तब आपसे बनेगा, ये फॉर्मूला, ये वाला चीज भी, तीनों अगर आपको याद रहा आपसे एकदम करेक्टली एकदम पक्का बनेगा, नहीं बना तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको इसका न्यूमेरिकल्स चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन कीजिए, और इसका फ्लोटेशन का वीडियो अगला लेक्चर में आपको फ्लोटेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू अगेन। और नीचे जाके सब्सक्राइब बटन के साथ थोड़ा डांडिया या जो भी खेलना खेल लीजिए, लेकिन उसको लाल मत रहने दीजिए, लाल रहा तो हमको बुरा लगता है, थोड़ा मेरा मदद कर दीजिए। और घंटा जरूर बजाइए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।